Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Tawsif sir, and today I am going to deliver the topic Ashoka, the emperor who gave up war. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि अशोका के बारे में कभी आपने सुना होगा कि वो एक बहुत बहुत ही बड़ा एम्परर था, यानी एक बहुत बड़ी सल्तनत का हुक्मरान था वो। अशोका को अशोका द ग्रेट भी बोलते हैं। वो एक इंडियन एम्परर था जो मयूरियन डायनास्टी से बिलोंग करता था। डायनास्टी का मतलब होता है जिसमें फैमिली रूल होता है, मतलब फैमिली में उसका बेटा फिर उसका बेटा किंग बनता है। या तो वो जो इसका जो ये है इम्पोर्टेंट रूलर्स इस मयूरियन डायनास्टी के थे, पहला चंद्रगुप्त था, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसारा। बिंदुसारा का बेटा ये अशोका जो है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसने वॉर क्यों गेव अप किया, वॉर क्यों उसने छोड़ा। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इसकी, जो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द मयूरियन डायनास्टी के बारे में। मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तो जो ये अशोका था, इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे 268 टू 232 बीसीई तक अपना रूल किया। यानी बीसीई मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिस्ट एरा। अशोका जब था उसकी जो ये सल्तनत थी वो उसकी ग्रैंडफादर ने एस्टेब्लिश की थी इंडिया में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसको सपोर्ट करता था एक वॉइस मैन, एक अक्लमंद इंसान, चाणक्य उसका नाम था। उसके बाद बिंदुसारा आया, मगर इन सब में ज्यादा पावरफुल अशोका माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। यानी एस्टैब्लिश इसी ने ये रूल किया यहाँ पे। इसने he also promoted the separate of Buddhism across ancient Asia। इंट्रोडक्शन में आपको मैं यही बता रहा हूं कि मतलब उसने वॉर क्यों गिव अप किया और बुद्धिज्म को सेपरेट हर जगह किया। और हमें इसमें पढ़ना है इस टॉपिक में कि ये कलिंगा वॉर में जो गिव अप उसने कॉन्कर के बाद भी गिव अप क्यों किया। यानी अशोका के बारे में और आपको मैं बताऊंगा कि ये जो इसका जो ग्रैंडफादर था 2300 ईयर्स एगो इसने ये चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश की थी अपनी हुकूमत। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पहला पहला इसका जो हम पढ़ेंगे ए वेरी बिग किंगडम एंड एन एम्पायर। यानी इसकी जो ये बहुत बड़ी किंगडम और एम्पायर थी वो कैसी, मतलब जो वो कैसी यहाँ पे हम देखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक किंगडम में और एम्पायर में क्या फर्क होता है। किंगडम एक राजा होता है और एम्पायर होती है बहुत बड़ी सल्तनत। किंगडम में खाली होता है एक किंग, मगर जो एम्पायर होता है वो बहुत बड़ी लार्ज एम्पायर होती है। उसका एम्परर जो होता है, जो उसका बादशाह होता है, मतलब वो बहुत बड़ी एरिया में फैली हुई होती है। ये जो एम्पायर होती है इसमें बहुत बड़े रिसोर्सेज होते हैं, बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन होती है, बहुत कलेक्ट मच टैक्सेस होते हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेस होते हैं इसमें, जो हाई टैक्स कलेक्शन होता है इसमें। मगर किंगडम होती है एक राज्य। ये जो एम्पायर होती है ये इसमें महाराजा होते हैं, ये बहुत बड़े साम्राज्य होता है। अब हम पढ़ेंगे जो लाइन्स हम देखते हैं अपनी नोट्स पे वो क्या सिग्निफाई करते हैं। लॉइन्स का सिंबल जो हम अपनी ये जो हमारे पास घर में नोट्स होते हैं, कॉइन्स होती है, उसमें हम उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि हम देखते हैं कि वो क्यों उसमें कार्व किया गया होता है वो लॉइन, उसका सिंबल। वो इसलिए कार्व किया होता है क्योंकि वो एम्बलम था। एम्बलम होता है एक सिंबल, एक निशानी, यानी अशोका एम्पायर की एक निशानी थी वो एम्बलम, जो आज तक नोट्स पे छपता है। हमें पता है कि ये जो स्टोन कार्व्ड स्टोन पिलर सारनाथ में है, जो हम स्टोन पिलर जिसमें अशोका ने अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखी थी। इंस्क्रिप्शन होता है जो कार्व की होती है स्टोन्स पे कोई मैसेज लोगों को देने के लिए। सारनाथ आपको मैंने प्रीवियस
चैप्टर में, प्रीवियस लेसन में बताया है कि सारनाथ एक जगह है जहां पे बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा भी अपनी टीचिंग्स देता रहता था। उसी जगह ये स्टोन पिलर है जहां अशोका ने इंस्क्रिप्शन लिखी है अपनी लोगों के लिए कि अशोका जो था वो एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिस्ट्री रहा है, क्योंकि खाली वो एक ऐसा किंग है जिसने इंस्ट्रक्शन लोगों के लिए कार्व की ऑन द पिलर्स एज वेल एज ऑन द रॉक पिलर्स। रॉक के पिलर्स पे, पत्थरों के पिलर्स पे और स्टोन के पिलर्स पे उसने ये अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखी, कार्व की। और वो एक ऐसा यूनिक रूलर है जिसने अपनी मैसेज लोगों तक पहुंचाई जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, प्राकृत, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज प्राकृत होती है, उसमें अशोका ने अपनी लोगों तक ये पहुंचाई, ये उनकी मैसेज। तो ये जो एम्पायर था ये एक बहुत बड़ा एरिया था जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे इस एम्पायर में। जैसे इसकी जो कैपिटल है पाटलिपुत्र उसको बोलते हैं, जो इसकी एम्पायर जो इसकी थी मयूरियन एम्पायर, मयूरियन डायनास्टी जी, इसकी क्या कौन सी ये जो कैपिटल थी उसकी पाटलिपुत्र उसको बोलते हैं। और भी इसके बहुत सारे एरियाज पे ये डिपेंड, मतलब ये जो डायनास्टी थी फैली हुई थी, उसमें जो और भी प्रोविजंस आती थी वो तक्षशिला और उज्जैन थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूलिंग द एम्पायर। एम्पायर जो बहुत बड़ी एम्पायर थी अशोका की, बहुत फैली हुई एम्पायर, इसने बहुत सारे एरियाज को कॉन्क्योर किया था। और ये जो एम्पायर इसकी है ये बहुत सारी एरियाज पे, बहुत सारे हिस्सों पे में फैली हुई थी, जो डिफरेंट पार्ट्स पे ये रूल करता था। इसमें बहुत सारी सिटीज आती थी, जैसे मैंने आपको बताया पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, जो ट्रेड के रिगार्डिंग बाहर से लोग आते थे, इसी नॉर्थ वेस्ट का ये गेटवे था तक्षशिला। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इसका, जो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया को आपस में कनेक्ट करता था। और उज्जैन जो है वो एक रूट था नॉर्थ टू साउथ इंडिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रोविजन, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल और इसकी जो प्रोविजनल कैपिटल्स थे वो तक्षशिला और उज्जैन, जो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं गेटवे के हिसाब से, कनेक्ट लिंक के हिसाब से। यहाँ पे कौन रहता था? मर्चेंट्स, व्यापारी, कारोबारी लोग, ट्रेडर्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली सिटीज में रहते थे। और बाकी जो एरियाज थे वहां पे फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। फार्मर्स आपको मैंने बताया जो काश्तकार होते हैं, और हर्डर्स जो मवेशी पालते हैं। और अराउंड जो इसके पाटलिपुत्र पुत्र का एरिया था वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर था, क्योंकि कैपिटल थी, कैपिटल का कंट्रोल सीधे हुक्मरान के पास होता है, जैसे इंडिया में सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे स्टेट्स को देखती है। इसी तरह ये जो ऑफिशियल्स अशोका फिर अपॉइंट किए थे इसने, वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर्स से। जो बाकी प्रोविंसेस थे वेयर उसका पाटलिपुत्र पे उनका भी कंट्रोल था, मगर उस पे अपने अपने गवर्नर्स थे, जैसे वो वहां का देखते थे वहां के टैक्सेस के बारे में। कुछ अमाउंट वहां से भी वहां के जो थे बाकी प्रोविजंस पे रॉयल प्रिंस जो होते थे, रॉयल प्रिंस, वो उनको गवर्नर्स एज ए भेजा जाता था, जो वहाँ एज ए रूल फॉलो करते थे अपने इसी, मतलब अपने एम्पायर का। और वास्ट एरियाज थे इन सेंटर्स में, जैसे मयूरियाज का टाइड कंट्रोल होता था रिवर्स पे, रोड्स पे, ट्रांसपोर्ट की, ताकि इनका जो रिसोर्स आ जाए वो हमारी सल्तनत को पूरी तरह से हो जाए। इसके बाद टैक्स और ट्रिब्यूट होता था। टैक्स होता है वो चीज, टैक्स बोलते हैं जो हम मंथली देते हैं या कभी इंस्टॉलमेंट में देते हैं या पूरे साल में देते हैं। मगर ट्रिब्यूट होता है जो ट्रिब्यूट होता है कि जो हम एज ए गिफ्ट कभी किसी एम्पायर को देते हैं या बादशाह को देते, किसी खास चीज के लिए, चाहे उनको कुछ मतलब बनाने के लिए डेवलपमेंट फंड में डालते हैं, वो ट्रिब्यूट होता है। और टैक्स होता है जो हम
हम इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, क्वार्टरली या फाइनल ईयर पूरे साल में कभी देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक है अशोका वॉर ऑफ कलिंगा। कलिंगा एक जगह है जिसको आज ओडिशा कोस्टल और ओडिशा का एरिया है वो। कलिंगा एक एंशंट कलिंगा, उसका पहले जो नाम था कलिंगा, कोस्टल ओडिशा का पहला नाम था कलिंगा। अशोका ने वो कॉन्कर किया कलिंगा का वो सारा एरिया, मगर ये उसके लिए एक शॉकिंग इंसिडेंस था क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया और ब्लड शेड हो गया, खून बहा। और ये सब वायलेंस देख के और ये जो ब्लड शेड वहां पे उस टाइम हुआ, तो ये सब देख के उसने डिसाइड किया कि नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं ज्यादा जंग, इसके बाद कोई जंग नहीं लड़ूंगा। अब उसने यहाँ पे स्टॉप किया। और कहा जाता है कि हिस्ट्री में ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री इन द ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। यानी उसने कोई एरिया, कोई हिस्सा फतेह करके वॉर गेव अप किया, उसको छोड़ दिया। कहते हैं कि अशोका ने वहां पे जो ये सब जो इंसिडेंट देखा, उसने बोला कि ये सब अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, यानी लोग मरते हैं। उसका दिल जो है वो सॉरो से भर गया, सैडनेस से भर गया। उसने बोला कि लैक्स ऑफ पीपल जो है डाई हो जाते हैं इस वॉर से, और प्रिजनर बन जाते हैं बहुत सारे लोग। इसमें ब्राह्मण्स और जो बाकी लोग मोंक्स वगैरह वो भी मर जाते हैं। उन लोगों के रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स भी मर जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता है। स्लेव्स और सर्वेंट डाई हो जाते हैं। और हर कोई इंसान अपने जो लव्ड वंस है, उनका जो अपने चहीते लोग हैं, उन वो खो देते हैं अपनों को। ये सब जो इंसिडेंट हुआ वहां पे कालिंगा में, इसका नतीजा ये निकला कि उसने वॉर को गिव अप किया। उसका दिल जो है खून ब्लड शेड दे के बहुत बार आया, और उसने एक रास्ता इख्तियार किया जिसको दामा बोलते हैं। यानी वो उसने लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स से इंस्पायर होके उसने इसी काम स्टार्ट कर लिया। और हम इसके बाद ये पढ़े व्हाट वाज अशोकास दामा। अशोका दामा did not involve worship of a god or performance of or a sacrifice। ये जो अशोका का दामा था, ये कोई वर्शिप नहीं थी खुदा की, या कोई परफॉर्मेंस हम सैक्रिफाइस करते हैं, वो ये सब नहीं था। उसने बोला ये मेरा जो दामा है ये ऐसा है कि जैसे एक बाप अपने बच्चे को सिखाता है सब्जेक्ट, कोई मतलब सही रास्ता दिखाता है, इंस्ट्रक्ट करता है कोई फादर अपने चिल्ड्रन को। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। उसने टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से बहुत वो इंस्पायर हो गया। उसने बोला कि देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी में जो उसको तकलीफ ट्रबल करती थी। उसने सोचा कि एम्पायर में, हमारी जो सल्तनत में, इसमें बहुत सारी रिलीजन्स है, और इसी इसी वजह जब बहुत सारे रिलीजन्स होते तो इख्तिलाफात पैदा होते हैं, एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, स्लेव्स और सर्वेंट्स जो है उनके साथ इल ट्रीट बिहेवियर करते हैं, सब उनको इल ट्रीटेड यानी उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। और इसका मतलब इसके बगैर जो क्वारल्स, हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं फैमिलीज में, नेबर्स के बीच में, ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसने अपॉइंट किए ऑफिशियली दामा महमता, जो जगह जगह जाते थे। उसने दामा के कुछ लोग इसमें लिए जो जगह जगह इसकी टीचिंग्स को पहुंचाते थे। अशोका ने अपॉइंट किया बहुत इन लोगों को, जो खास लोग थे जिनको ये टीचिंग्स के बारे में पता था। उन्होंने जगह जगह जाने के लिए इनको बोला, और अपनी मैसेजेस रॉक्स पिलर्स पे इंस्क्राइब की, यानी करवाई सही रास्ता क्या है, इंसानियत का कौन सा रास्ता है। आपने इंस्ट्रक्ट किया ऑफिशियल्स को कि वो मैसेज सेपरेट करे लैंड्स पे, बाकी लैंड्स पे, चाहे इंडिया में या जो भी उसके अंडर एरिया थे अशोका के अंडर, तो और भी बाहर कंट्रीज में जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका में भी उसके जो ये है बहुत सारे जो है यही दामा पहुंचाया। यानी इस लिहाज से अशोका एक बहुत बड़ा रूलर था जिसने ये खून खराबे का रास्ता छोड़ के ये ना इंसानियत का रास्ता इख्तियार किया।
तो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में इतना ही। मुझे यकीन है कि आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे प्लीज़ फीडबैक देंगे उसका। बाकी तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।